चलिए, रात 9 बजे में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में सरकार बनाने की गहमागहमी के बीच बीजेपी के लिए खबर अच्छी है तो केजरीवाल के लिए बुरी है। कोर्ट से केजरीवाल को निराशा हाथ लगी, लेकिन केजरीवाल हार मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल की निष्ठा पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कमर कस ली है। आइए देखते हैं केजरीवाल की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत। कैसे बनेगी? जब कुछ इसके तोड़ोगे, कुछ इसके तोड़ोगे और अपने में लोगे, तभी तो बनेगी। और तो कोई तरीका। कैसे तोड़ोगे वो हमने स्टिंग ऑपरेशन से दिखा दिया। कैसे तोड़ोगे? 4 करोड़ रुपए दोगे, चुनाव की टिकट दोगे, इलेक्शन के एक्सपेंसेस दोगे और चेयरमैनशिप दोगे और मंत्री पद दोगे, तभी टूटेंगे। पर कहीं ना कहीं तो ये तो अगर संविधान की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी और आप कह दो अब चुप बैठ जाओ अरविंद, आप क्यों इनकी टांग अड़ा रहे हो, हम तो टांग अड़ाएंगे जी। नहीं, जो ये एक बात ये बताइए कि अगर इतने, मैं वही दोबारा दोहरा रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप बीजेपी फेल होगी इस फ्लोर टेस्ट पे, तो आपके लिए तो ज्यादा फायदा है। तो करें ना वो, लेकिन जो गलत काम करेंगे हम तो जनता में ले जाएंगे। हमने स्टिंग दिखाया है ना। एलजी साहब इनके हैं, होम मिनिस्टर इनके हैं, सरकार इनकी है, खुद ही इन्वाइट करना है अपने को, तो करें और जाके फ्लोर टेस्ट करें। रोज चिल्ला क्यों रहे हैं? रोज खड़े होकर चिल्लाते हैं। जब हमें मौका मिलेगा हम साबित करने को तैयार है, और खुद ही को तो मौका देना, खुद ही बनानी है। लेकिन अगर कुछ भी गलत काम करेंगे और आप कहो अरविंद आप चुप हो जाओ, आप क्यों इनका टांग, हम तो टांग अड़ाएंगे जी। गलत काम होगा हम तो बोलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आपने आज बड़ा तीखा हमला बोला। लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने कहा कि बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, अभी भी आपने कहा कि सरकार उनकी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर शोभा देता है अरविंद केजरीवाल को इस तरह की बातें करते हुए? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बहुत अच्छी होती है सर। ये देखो, ये लेटर है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 4 सितंबर को राष्ट्रपति जी को लिखा है जी। इस लेटर में वो लिखते हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ द प्रेसिडेंट ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। वाई इज ही ग्रेटफुल फॉर बीजेपी? इस लैंग्वेज से प्रॉब्लम है आपको? नहीं, इससे सब कुछ साफ हो गया जनता के सर। ये तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है ना, इससे आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? सर पूरा पैराग्राफ पढ़ लो जी। पूरा पैराग्राफ बेसिकली किसी तरह से बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद है। वो तो ये भी कह रहे हैं तो सही, 1 मिनट सुन तो मतलब जो होता है वो इस तरह से होता है भाई, इन माई ओपिनियन बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी मे बी इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, हाउएवर आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर सुटेबल डायरेक्शंस। बट आप लेफ्टिनेंट गवर्नर होते तो आप लिख देते उसमें चिट्ठी में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर ये लाइन लिख दी तो इस वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर करप्ट हो गया। तो सर पिछले कितने दिनों का जो कुछ भी चल रहा है सारा देश देख रहा है। सारे गवर्नर हटा दिए, 1 बचे हैं। कुछ तो है? नहीं, कुछ नहीं है। मतलब आपको लगता है कुछ नहीं है? तो हो सकता है कि वी आर थिंकिंग एनिमल सर। लेकिन अगर हो सकता है वो अपना काम ठीक से कर रहे हो। जरूरी है कोई आदमी काम ठीक से कर रहा हो इस वजह से उसे हटा दिया जाए? बाकी सारे गवर्नर खराब काम कर रहे थे। ये मैं कह रहा हूँ, यही तो संदेह बनाने वाली बात है ना। ये तो सिर्फ संदेह बनाने वाली बात है, बिना किसी प्रूफ किए उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है, या नहीं? चलिए, अच्छा दूसरा आपकी स्माइल भी बताती है। मैं एक आपसे एक और ये सवाल पूछना चाह रहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने कहा कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक आयरनी नहीं है उसके बाद आप कहते हैं कि कल मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि अपनी चिट्ठी वापस ले लीजिए और अपने स्टिंग ऑपरेशन मिलूंगा। जब आपको विश्वास ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, तो उनसे मिलने का क्या मतलब? नहीं सर, मिलना तो चाहिए, संवैधानिक पद है। जब तक वो हैं हम मिलेंगे उनसे मांग मत रखें, लेकिन मांग मिलने जाए। नहीं, गरिमा रखेंगे, संवैधानिक पद की पूरी गरिमा है। लेकिन कोई भी गलत काम करेगा, गलत को तो गलत कहेंगे सर। आप ये कहो कोई गलत काम कर रहा है, चूंकि वो संवैधानिक पद पे बैठा है तो आप मत बोलो, ये तो हमारे संविधान में भी नहीं लिखा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, पूरी सभ्य भाषा के साथ, सभ्यता के साथ हम बात कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक इल्जाम है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस वजह से डरे हुए हैं बीजेपी की सरकार आने से कि अगर 5 साल गलती से बीजेपी की सरकार चल गई तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएंगे। किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो सारा दिन जनता में घूमता हूं, कोई ये नहीं कहता। 4 साल हो गए हमको आंदोलन करते करते। अन्ना आंदोलन से शुरू किया था हमने जी। 4 साल से इस देश में इफेक्टिव ऑपोजिशन कौन था जी? हम ही तो थे इफेक्टिव ऑपोजिशन, सत्ता में थोड़ी थे। अगर जनता सोचेगी कि हमें वोट नहीं देना और हमें अपोजिशन में बैठना, अपोजिशन में बैठेंगे, ऐसा क्या है? 4 साल से अपोजिशन का काम कर रहे हैं तो वो काम देखने के बाद ही जनता ने हमें वोट दिया था। और आज जितने सर्वे हो रहे हैं सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि वही 49 दिन की सरकार चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई भी मुश्किल हो जाए, मोदी से मुश्किल नहीं। मोदी की अदा पर आज अरविंद केजरीवाल भी फिदा हो गए। एक दिन पहले कश्मीर बाढ़ पर गुलाम नबी आजाद ने बड़ाई की थी तो ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने तारीफों के पुल बांधे थे। उम्मीदें हैं अभी भी, तो उम्मीदों के ऊपर अभी लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। कोई एक पॉजिटिव जो आपको दिखाई पड़ा नरेंद्र मोदी के 100 दिनों में?
कई सारे जनता की नजरों में है। जो आपकी नजर में कौन सा है एक पॉजिटिव जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया? मुझे लगा जो उन्होंने स्वेरिंग के दौरान दूसरे देशों को बुलाया था, स्पेशली पाकिस्तान को भी बुलाया था, श्रीलंका को, आई थिंक वो अच्छा कदम था। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने 1000 करोड़ मंजूर किया इस फ्लड सिचुएशन को निपटने के लिए और इसे नेशनल डिजास्टर करार दिया। अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों को ठेस पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को सरकार बनाने के लिए और 30 दिन का समय दे दिया है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। पोस्टर छपवाने, मीडिया के माइक पर बार बार बीजेपी को कसूरवार ठहराने, स्टिंग ऑपरेशन करवाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को उनके मन का नहीं मिला। आखिरी उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से थी, लेकिन अदालत ने भी दिल्ली के उपराज्यपाल को 1 महीना देकर केजरीवाल से बहुत कुछ छीन लिया। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ चुनाव की संवैधानिक मांग का झंडा बुलंद कर रहे हैं। एलजी साहब अपनी तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इनवाइट किया जाए, तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लगता है कि एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग कर दोबारा चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जल्द कार्रवाई करे ताकि हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त रोकी जा सके। इसे हॉर्स ट्रेडिंग क्यों कहते हैं, मेंस ट्रेडिंग क्यों नहीं कहते? हमने जो भी कहा है वो दिल्ली की जनता के हित में कहा है। आप फैसला लें, सरकार बन सकती है तो बनवाएं, नहीं तो चुनाव कराएं ताकि जनता को प्रतिनिधित्व के बिना न रहना पड़े। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा। पार्टी बोली कि जिस सीडी पर इतना इतरा रहे थे वो तो अदालत ने देखने से भी मना कर दिया। जो केजरीवाल बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं वही केजरीवाल कांग्रेसी विधायकों पर डोरे डाल रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उम्मीदों का चलचित्र लिए केजरीवाल भी उपस्थित थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी मामला जिस मुकाम पर है वहां स्टिंग वाले चित्र को चलाना संभव नहीं है। कोर्ट से बीजेपी को 10 अक्टूबर तक की मोहलत मिल गई है, बल्कि यूं कहिए मुंह मांगी मुराद मिल गई है। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की वो चिट्ठी आज सियासी घमासान की वजह बन गई, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से बीजेपी को न्योता देने की इजाजत मांगी थी। इस चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने एलजी को सवालों में घेरा। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, I shall be grateful if Honorable President of India grants approval to invite BJP। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। उस समय नुमाइंदे नहीं थे जब अनैतिकता की गोटी फिट करके जब कांग्रेस और दोनों मिलकर सरकार बनाई थी आप पार्टी, उस समय एलजी ठीक थे, आज एलजी खराब हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल मूलतः दूसरों के चरित्र को खराब करने वाले उपकरण हैं। एक तरफ दिल्ली की राजनीति है, दूसरी तरफ काशी के काया पलट की बात है। मोदी के काशी प्लान का पहला लुक आज एक तरह से सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक काशी को फिल्म सिटी से लेकर बोटानिकल गार्डन तक की सौगात देकर संवारा जाएगा। काशी के लिए सब कुछ तय हो चुका है, बस मोदी की सहमति बाकी है। काशी को क्योटो की शक्ल सूरत देने के रास्ते में मोदी सरकार ने अपने कदमों को रफ्तार दे दी है। उस काशी के लिए सरकार का ब्लूप्रिंट करीब करीब तैयार है, जो मोदी के दिल में बसती है। एक ऐसी काशी का रेखाचित्र सरकारी फाइलों में बन चुका है, जो सफाई से चमकेगी, विकास से दमकेगी, कला और कारोबार में नाम करेगी। मोदी के सपनों की काशी में एक फिल्म सिटी बनाने का प्लान है, जहां स्थानीय भाषाओं के अलावा उन इंटरनेशनल फिल्मकारों के लाइट्स, कैमरा, एक्शन की कमांड गूंजेगी जो कहीं दूर देश से आएंगे। शहर में एक बोटानिकल गार्डन बसाने की योजना भी अंतिम दौर में है। कला और संगीत की जमीन पर वाराणसी अद्भुत है, बेजोड़ है, और मोदी के प्लान में इस हुनर को कई सेंटरों के जरिए नई पहचान से नवाजा जाएगा। मेरा जो
सपना था भाई मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो एक कोयटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए हेरिटेज को पूरी तरह संभालते हुए ट्रैफिक जाम से जूझते शहर में वर्ल्ड क्लास रैपिड बस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका करीब करीब पक्का हो चुका है, जिसके तहत वाराणसी में किसी भी जगह सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा जा सकेगा। वाराणसी में वैसे स्कूलों की तामीर को भी मोदी की हरी झंडी मिल सकती है, जो नए जमाने के हिसाब से ई लर्निंग को बढ़ावा देंगे। सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को सहेजा और संवारा जाएगा, लेकिन पहचान से इंच बराबर भी छेड़छाड़ किए बगैर। वाराणसी के बुनकरों का काम नायाब और बेजोड़ है और इस फन को मोदी स्किल डेवलपमेंट के जरिए नए जमाने के कारोबार से जोड़ना चाहते हैं। मोदी के दिल में गंगा को लेकर अथाह भक्ति बसी है। चुनाव के फौरन बाद मोदी ने मां गंगे के दर्शन करके वादा किया था कि पवित्र गंगा अब गंदी नहीं रहेगी। मोदी के ब्लूप्रिंट में 7 किलोमीटर तक फैले घाटों को बेमिसाल खूबसूरती देने का प्लान भी है। यानी अब मोदी की मुहर लगते ही काशी के कायाकल्प का श्री गणेश हो जाएगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने नया नोटिस थमा दिया है। प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनसे 10 दिनों में जवाब मांगा है। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में रंजीत सिन्हा मामले की जांच के लिए एसआईटी बिठाने की मांग की। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के निदेशक देश की सबसे बड़ी अदालत के सवालों के कटघरे में हैं। हर दिन उनके लिए एक नया सवाल है। सोमवार को उनसे उन पर लगे गंभीर आरोपों के जवाब मांगे गए। वक्त मिला 1 सप्ताह का। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 10 दिनों में जवाब मांगा है। अदालत की मंशा थी कि उन्हें 19 सितंबर तक कोल ब्लॉक घोटाले में किसी तरह का फैसला लेने से रोका जाए, लेकिन अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। एक दिन पहले ही जस्टिस एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाले खंडपीठ ने सिन्हा को निर्देश दिया था कि वो अपने घर मिलने आने वाले दागी लोगों के मामले में अपनी सफाई पेश करें। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। जिस रजिस्टर को सबूत मानकर उन पर आरोप लगाए गए हैं, कोई नहीं जानता कि वो किसका है और अनियमितताओं से भरा हुआ है। सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक दिन पहले 2G मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा है और अब कोल स्कैम मामले में कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। रंजीत सिन्हा सभी आरोपों को नकारते रहे हैं, लेकिन अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका क्या जवाब आता है। कैमरामैन संजय खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। 9 बजे में अब कुछ अच्छी खबर। आने वाले दिनों में डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से कम होने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई। जिस महंगाई को कम करने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो गई, उस महंगाई को कम करना अब शायद मुमकिन होगा। 3 महीने पुरानी नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे अच्छे दिनों का संकेत मिलने लगा है। कहा जा रहा है कि सरकार डीजल के दाम कम करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो पिछले 7 साल में पहली बार डीजल कीमत की चोटी पर जाने के बाद 2 कदम नीचे लौटेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 1 साल में पहली बार $100 प्रति बैरल से नीचे आई हैं। कमजोर मानसून की मार खाए देश में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में डीजल की कीमतें कम होने से संतुलन बनाना आसान होगा। सब कुछ इस बात से तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या रहती हैं। अगर वो कीमतें कम होती हैं और रुपया मजबूत होता है तो तेल की कंपनियों की कमाई बढ़ जाएगी, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।